बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन 5 अगस्त 2024 को खत्म हो गया और ऐसा खत्म हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। देश में पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के रौद्र रूप लेने पर शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागना पड़ा, जिसके बाद वहां की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस तरह का उपद्रव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, लगता नहीं कि अभी ये शांत होने वाला है। सोचिए ना, उपद्रवियों ने अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं बख्शा। संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी हथौड़ा चला दिया। और तो और शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में भी प्रदर्शनकारी दाखिल हुए। वहां जो कुछ भी मिला उपद्रवी उठाकर ले गए। वहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। 4 लाख लोग सड़क पर उतरकर उपद्रव मचा रहे हैं। हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अफगानिस्तान और श्रीलंका के तख्तापलट की याद दिला रहे हैं। बांग्लादेश अब नियंत्रण से बाहर हो गया है और सबसे ज्यादा डरा हुआ है वहां रह रहा हिंदू समुदाय, क्योंकि उपद्रवी भीड़ ने अब वहां हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में अलग अलग इलाकों में रह रहे हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर हो रही ज्यादती के वीडियोस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं और बच्चों से लगातार अभद्रता की जा रही है। जानकारी के मुताबिक परशुराम थाना आवामी लीग के सदस्य और रंगपुर सिटी कॉर्पोरेशन के वार्ड 4 के पार्षद हरधन रॉय को मार दिया गया है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि क्योंकि बांग्लादेश के हालात अचानक से बिगड़ गए तो भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल लैंड पोर्ट से माल की आवाजाही भी रोक दी गई है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेश से भारत आ रहे करीब 250 से 300 ट्रक फंसे हुए हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है। ऐसे में भारत पर बांग्लादेश में बिगड़े हालात का असर न हो ये संभव ही नहीं है। वहीं भारत में समस्या न उत्पन्न हो, भारत में बांग्लादेश के उपद्रव का असर न हो, इसके लिए पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। विद्रोही गतिविधियों को रोकने और पूर्वोत्तर सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए भारत जल्द कोई ठोस कदम उठा सकता है, क्योंकि आशंका है कि बांग्लादेश से शरणार्थियों का भारत में आगमन बढ़ सकता है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। वहीं बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उनके मुताबिक अगले कुछ दिन में करीब 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं। वाकई ये सब बातें चिंता में डालने वाली है। तैयारी भारत को भी करनी होगी कि बांग्लादेश में भड़की आग की चिंगारी भारत तक न पहुंचने पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल ने दोनों एजेंसियों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी, साथ ही अंतरिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बिना किसी उचित कारण के या फिर अवैध है। अदालत ने ये भी कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्साइसाई पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए हैं, लेकिन केजरीवाल के पद के कारण उनके प्रभाव की वजह से महत्वपूर्ण गवाह सामने नहीं आ रहे हैं। इस सब के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप जबरदस्त तरीके से क्रैश हो गया। निवेशकों को 10.25 लाख करोड़ का नुकसान एक ही दिन में झेलना पड़ा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में मंदी के खतरे की आशंका, ईरान इजराइल के बीच बढ़ रहा तनाव, जापान का येन संकट भी बड़ा कारण। इससे पहले शुक्रवार को भी शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई थी। उस दिन निवेशकों को करीब 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। देखते हैं मार्केट की हालत कब तक सुधर पाती है। भारतीय पहलवान निशा दहिया का सपना टूट गया। दाएं हाथ में लगी चोट के बाद शुरुआती बढ़त को वो बरकरार नहीं रख सकी। हालांकि महिला 68 किलोग्राम कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हिम्मत बरकरार रखी। एक हाथ से ही लड़ती रही। उत्तर कोरिया की पाक सोलगम को चुनौती देने की कोशिश करती रही, लेकिन पाक सोलगम ने निशा को 10-8 से शिकस्त दे दी। लेकिन अभी भी संभव है कि निशा को एक और मौका मिल जाए। चोट लगने के बाद भी बढ़िया प्रदर्शन करने वाली निशा को फिर से मौका दिया जा सकता है, जिसका पता अगले 24 घंटे में चलेगा। और ये सब डिपेंड करता है निशा को हराने वाली उत्तर कोरिया के पहलवान के फाइनल में पहुंचने पर। अगर पाक सोलगम वुमेन्स फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम के फाइनल में पहुंचती है तो निशा को रेपरेज के जरिए ब्रोंज मेडल के लिए खेलने का मौका मिल सकता है।